अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 को। तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल में बन रहे हैं। पीआरसी 1 से लेकर पीआरसी 5 तक उसकी बुक्स जो हैं वो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा हम लोग टेस्ट सेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट्स में जो है वो आप मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है जहाँ पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक्स को बहुत सारे लोगों ने आकर डिफ़ाइन किया, जैसे हमारे पास जो है वो एडम स्मिथ साहब आए, फिर अल्फ्रेड मार्ट साहब आए, फिर रॉबन साहब आए। इन सब ने जो आके स्टेप बाय स्टेप जो है वो इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करना जो है वो शुरू किया। अब आपने तमाम चीज़ों को जो है वो रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर है। आपने चीज़ों को जितना अंडरस्टैंड करेंगे उतना आपके लिए जो है वो चीज़ें आसान होती जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो एडम स्मिथ साहब आए। एडम स्मिथ साहब जो है हमारे पास आए। जब इन्होंने जो है वो आके चीज़ों को एक्सप्लेन किया तो इन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक्स है क्या। बेसिकली इन्होंने बताना ये चाहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो आवाम का पैसा है या कौम का पैसा है, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आवाम के पैसों को उन्होंने आसान लफ्ज़ों में समझा दिया कि ये आपके पास जो है वो इकोनॉमिक्स है। इनका कहना ये था कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, कंजम्पशन को और एक्सचेंज ऑफ वेल्थ को। ये वो चीज़ें हैं जिनको जो है वो हम यहाँ पर आकर डिस्कस करते हैं। मैं जिन जिन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अच्छा, वेल्थ में हम किस किस चीज़ों को, इनके मुताबिक के जो इकोनॉमिक्स है वो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ है, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है और क्या है हमारे पास, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ है। इनका कहना ये था कि इकोनॉमिक्स जो है वो इन चार फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है और इन चार फैक्टर्स का मजमूआ ही जो है वो हमारे पास इकोनॉमिक्स है। अब प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के अंदर हमारे पास 4 फैक्टर्स आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये वो 4 फैक्टर हैं जिनको हम प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ कहते हैं, जिसकी वजह से हमें वेल्थ जो है वो हासिल होती है और हमें जो है वो पैसा आना शुरू होता है। तो इनको हम कहते हैं जी हमारे ये कौन से फैक्टर हैं, ये हमारे प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स हैं। अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ लैंड को, अगर आपके पास लैंड है तो लैंड अगर आप देखें तो ज़मीन जिस पे हम लोग जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, जिसके ऊपर जो है हम लोग बड़े बड़े से टरबाइन लगा सकते हैं, जिससे हम लोग जो है वो हाउस वगैरह बना सकते हैं, जिसकी सरफेस को हम यूज़ कर कर फैक्ट्रीज वगैरह बना सकते हैं, रोड वगैरह बना सकते हैं। इसके अलावा जो है इसी लैंड से हम लोग वाटर हासिल कर सकते हैं, इसी लैंड से जो है हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो लैंड जो है वो आसान लफ्ज़ों में गॉड की तरफ से हमें गिफ्ट है, खुदा की तरफ से एक तोहफ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आपके पास लेबर को डिस्कस करूं तो लेबर में हमारे पास क्या आ सकता है कि लेबर में हम इंसान जो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अपना वर्क देते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं टीचिंग कर रहा हूँ, इस टाइम मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा एक लेबर है। इसी तरह कोई आपको जो है वो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, कोई टीचिंग के अलावा आपको जो है वो फैक्ट्री में आपके लिए काम कर रहा है, ये आपके लिए क्या है, लेबर है। अच्छा, कैपिटल, कैपिटल आपका क्या होता है, कैपिटल से मुराद आपकी इन्वेस्टमेंट है। अब ये आसान लफ्ज़ों में अगर आपको समझाऊँ तो कैपिटल से मुराद आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो पैसा जो आप लगाते हैं। और एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर वो शख्स होता है जो वो पैसा लगाता है और उसके इवज़ उसको जो है वो प्रॉफिट आता है, वो हमारे पास क्या होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। तो ये मैंने आपको 4 लफ्ज़ों के यहाँ पे आसान से लफ्ज़ मतलब जो है वो आपके साथ एक्सप्लेन करनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ को इंशाल्लाह आगे जाकर भी जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, गुड और सर्विसेज को एक्सचेंज करके आप जो है पैसे हासिल करते हैं, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, उसको भी हम इकोनॉमिक्स कह सकते हैं एडम स्मिथ के मुताबिक। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसको भी जो है वो हम इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। या कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ को खर्च करना, उसको भी जो हम इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। मतलब कंजम्पशन ऑफ वेल्थ में क्या क्या हम डिफरेंट गुड्स को परचेज़ कर लेते हैं, सर्विसेज को परचेज़ कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ है। तो एडम स्मिथ के मुताबिक इकोनॉमिक्स क्या थी, वो साइंस ऑफ वेल्थ थी, ठीक है। उनके मुताबिक क्या थी, इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। उनका कहना यह था कि इकोनॉमिक्स जो है वो पैसा है, वेल्थ है। अब आपको जो है वो मैं 2 चीज़ें यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है, एक गुड और एक सर्विसेज। कि गुड्स क्या होती हैं, सर्विसेज क्या होती हैं। गुड्स वो चीज़ें जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस जो है वो पाई जाती है, वो हमारे पास गुड्स होती हैं, और सर्विसेज वो जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं पाई जाती। गुड्स से मुराद, मेरे कहने का मतलब है कि आप कोई भी चीज़ मार्केट में जाके ख़रीदते हैं और उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस हो तो वो गुड्स है। जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपके पास मोटरसाइकिल हो गई, आपके पास कार हो गई, ये तमाम चीज़ें कि आपके पास गुड है। लेट्स सपोज अगर आप ब्रेड लेने जाते हैं, एग लेने जाते हैं, ये तमाम चीज़ें आपके पास गुड हैं। लेकिन सर्विसेज, सर्विसेज अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, आप डॉक्टर के पास सर्विसेज लेने जाते हैं,
सर्विसेज के सेंस में डॉक्टर आपको फिजिकल कोई चीज़ नहीं दे रहा होता है, लेकिन आपको ट्रीटमेंट कर रहा होता है, तो ये क्या है, आपके पास सर्विसेज हैं। इसी तरह अगर आप किसी से अपना एसी आगे ठीक करवाते हैं, वो आपको एसी नहीं दे रहा होता, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरह अगर आप किसी से टीचिंग कर रहे हैं, वो आपको फिजिकल कोई चीज़ नहीं दे रहा, आपको सर्विसेज दे रहा है। तो ये होती हैं गुड्स और ये होती हैं सर्विसेज, जिसमें आपको डिफरेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके मज़ीद डिटेल में हम जो है इन तमाम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो एडम स्मिथ साहब आए और एडम स्मिथ साहब ने आके कहा कि जी इकोनॉमिक्स क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन है, और उनके बकौल इकोनॉमिक्स जो है वो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ है, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ है। इसके बाद हमारे पास आ गए जी एल्फ्रेड मार्ट साहब। एडम स्मिथ साहब जो है वो हमारे से क्लासिकल इकोनॉमिक्स से इनका जो है वो लेना देना था। उसके बाद हमारे पास जो है वो न्यू इकोनॉमिक्स के एक स्टूडेंट आए, जिन जो कि एल्फ्रेड मार्ट साहब थे। इन्होंने आकर जो है वो इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। अब इनके मुताबिक इकोनॉमिक्स क्या चीज़ थी, इन्होंने अपनी जो है बुक जिसका नाम जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स रखा, उसके अंदर इन्होंने जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू किया। इनके मुताबिक इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मेकिंग इन द ऑर्डनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ठीक है, और इट एग्जामिन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद। इन्होंने जो है वो आकर अपना सोशल इंटरेक्शन को जो है वो एक्सप्लेन किया इंसानों के, और इनका कहना ये था कि इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस। ये इकोनॉमिक्स क्या है, आपके पास सोशल साइंस है। उसके बाद इनका कहना यह था कि इकोनॉमिक्स जो है वो डिस्कस करती है वेलफेयर को, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी को, सोसाइटी की फलाह व बहबूद को डिस्कस करती है आगे इकोनॉमिक्स। और इनका कहना ये था कि वेल्थ इज़ द सेंट्रल एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि वेल्थ जो है वो इसका एक मेन एरिया है इकोनॉमिक्स का। लेकिन इकोनॉमिक्स साथ ही साथ जो है वो सोशल साइंस को भी जो है वो डिस्कस करती है, साथ ही साथ जो है वो इंसानों की फलाह व बहबूद को भी जो है वो डिस्कस करती है। अब जब भी कोई चीज़ मार्केट के अंदर या जब भी कोई थ्योरी आती है, तो उसके ऊपर आपको पता है कि उसके ऊपर कुछ क्रिटिकल थिंकिंग्स भी आती हैं, उसके ऊपर कुछ जो है वो बहस भी होती है, और पता किया जाता है कि जी क्या रीज़न है और उसमें क्या ख़ामियाँ हैं। तो इसी तरह जब एडम स्मिथ साहब आए, तो जब उनके ऊपर ख़ामियाँ निकली, तभी एल्फ्रेड मार्ट साहब ने अपनी जो है वो थ्योरी दी होगी। तो एडम स्मिथ साहब की ख़ामियाँ ये निकली कि वेल्थ जो है वो इंसान को सेल्फिश बना देती है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि वेल्थ जो है वो इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन करे, और इकोनॉमिक्स के अंदर जो है आपने जो डेफिनेशन दिया है एडम स्मिथ साहब ने, और लोगों ने कहा कि आपने जो है इसके ऊपर स्केर्सिटी और चॉइस जो है उसको तो आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया यहाँ पर। अब स्केर्सिटी क्या होती है, चॉइस क्या होती है, इसको हम आगे जाकर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जो ड्रॉबैक थे इसके एडम स्मिथ साहब के, उसमें ड्रॉबैक पहला ये था कि वेल्थ जो है वो इंसान को सेल्फिश बना देती है, सेल्फिशनेस उसमें ले आती है। तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स जो है वो इंसान के अंदर एक सेल्फिशनेस ले आए। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने कहा कि ये जो है वो आपने जो है स्केर्सिटी और चॉइस को आके एक्सप्लेन ही नहीं किया, तो ये नहीं सही। उसके बाद जी एल्फ्रेड साहब ने इनको ओवरबैक करते हुए, इनकी थ्योरी को देखते हुए और इनके ड्रॉबैक्स को देखते हुए, एडम स्मिथ साहब ने ये कह दिया कि जी ये सोशल साइंस भी है, ये लोगों के फलाह बहबूद के लिए भी काम करती है। मतलब इन्होंने सेल्फिशनेस को यहाँ से निकाल दिया, और साथ साथ ये भी कह दिया कि ये वेल्थ जो है वो सेंट्रल एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि वेल्थ के बगैर इकोनॉमिक आपकी खड़ी नहीं हो सकती, तो इकोनॉमिक्स के अंदर वेल्थ भी जो है वो आपका इंटरेक्शन है। तो जब इन्होंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया, तो ज़ाहिर सी बात है इनके ऊपर भी कोई ना कोई ड्रॉबैक आने थे। जब इनके ऊपर ड्रॉबैक आने थे, तभी जो है वो रॉबिन साहब ने आना था, और रॉबिन साहब की थ्योरी ने जो है वो कामयाब होना था। तो इसके ऊपर उनकी थ्योरी को जो है वो रीड करते हुए बताया कि जी इनके ड्रॉबैक क्या हैं, कि इन्होंने एक्सप्लेन तो कर दिया तमाम चीज़ों को, लेकिन इन्होंने बताया ही नहीं कि रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे पास स्केयर हैं, रिसोर्सेज हमारे पास कम है, और ह्यूमन की वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे पास स्केयर है, और ह्यूमंस की वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है। ना तो उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है यहाँ पर कि ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड है, ना ही उन्होंने ये चीज़ जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि रिसोर्सेज जो हैं वो स्केयर है। लेकिन उन्होंने जो है वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके बाद जी वो रॉबिन साहब आ गए। रॉबिन साहब ने आकर बेहतरीन जो है वो डेफिनेशन निकाली, और इनका कहना यह था इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी अ ह्यूमन बिहेवियर as a relationship between a multiple ends and scarce resources which have alternative use। इन्होंने जो है वो अल्टरनेटिव यूज़ को भी एक्सप्लेन किया, स्केयर रिसोर्सेज को भी एक्सप्लेन किया, और उन्होंने तमाम चीज़ों को जो है वो यहाँ पर लाकर अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया। इनका कहना यह था कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है जो स्टडी करती है ह्यूमन के रिलेशनशिप को बिटवीन द एंड स्केयर मीन्स विच हैव एन अल्टरनेटिव यूज़, जिनका कोई अल्टरनेटिव यूज़ होता है। अगर आप देखें
तो आपकी कोई भी ख्वाहिश हो सकती है कि आज मेरे पास बाइक हो, कल मेरे पास गाड़ी हो, परसों मेरे पास ट्रक हो। तो ये इंसान की ख्वाहिश है, तो इंसान की ख्वाहिशें कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन की वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, और रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे पास स्केयर हैं। रिसोर्सेज हमारे पास कम होते हैं, मतलब हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते कि हम उन चीज़ों को जो है वो हासिल कर सकें और इन चीज़ों को जो है वो अपने पास यूज़ में लेकर आ सकें। अब यहाँ पर जो वो चीज़ें हैं जिनको हमने एक्सप्लेन करना है वो है स्केर्सिटी और चॉइस। इसमें जो है वो हमारे पास क्या फैक्टर पाया जाता है, क्या फैक्टर नहीं पाया जाता, इसको जो है वो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि स्केर्सिटी और चॉइस क्या है। उससे पहले आप ऊपर जितना भी पढ़ा है उसको एक दफ़ा रीड कर लें ताकि आपको चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएँ। जी, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्केर्सिटी को और चॉइस को। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको स्केर्सिटी समझाऊँ, वेयर द रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई ऑल द वांट्स, जहाँ पर रिसोर्सेज कम हो इंसान की तमाम वांट्स को पूरा करने के लिए, उसे हम कहते हैं स्केर्सिटी। और चॉइस क्या होती है? प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन द वांट्स। चॉइस होती है जहाँ पे आपके पास मल्टीपल चॉइस हो, आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हो, आपके पास चॉइस अवेलेबल। लेकिन स्केर्सिटी में क्या होता है, आपके पास चॉइस अवेलेबल नहीं होती, आपके पास जो है वो आपकी ख्वाहिशात ज़्यादा होती हैं लेकिन आपके पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो इनसफिशेंट होते हैं, आपके पास रिसोर्सेज जो हैं वो कम होते हैं। ठीक है, तो ये थी आपके पास इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स जिसको हमने डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो हमारे पास है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है? इकोनॉमिक्स को जो है वो इकोनॉमिक्स के लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स की नेचर जो ये है कि इकोनॉमिक्स साइंस भी है, इकोनॉमिक्स आर्ट भी है। इकोनॉमिक्स जो है वो आपके पास पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। अब पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस क्या है, या इकोनॉमिक्स साइंस कैसे है, इकोनॉमिक्स आर्ट कैसे है, इनको जो है वो हम अभी डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये साइंस कैसे हो सकती है इकोनॉमिक्स, या हमारे पास इकोनॉमिक्स आर्ट कैसे हो सकती है। इकोनॉमिक्स का बिहेवियर को देखते हुए और उसकी मेथडोलॉजी को देखते हुए और उसके एप्लीकेशन को देखते हुए इकोनॉमिक्स जो है वो एक आर्ट है। और इकोनॉमिक्स साइंस किस तरह है कि ये फैक्ट्स पर मुनहसर होती है, इसके अंदर जो है वो चीज़ों को क्लासिफाई किया जाता है, इसके अंदर जो है वो जनरल प्रिंसिपल्स आते हैं और वो तमाम प्रोसेस से गुजर कर कोई रूल या प्रिंसिपल या लॉ आता है जो कि एक साइंस के अंदर तमाम प्रोसीजर्स के अंदर से गुजरते हुए आता है। अगर आपको याद हो तो आपने बायो के अंदर आई थिंक सो पढ़ा होगा कि जब आपने कोई नया, या फिज़िक्स के अंदर पढ़ा होगा कि जब आप कोई एक नया रूल निकालना चाहते हैं, किसी वर्ल्ड के अंदर अपना कोई लॉ मनवाना चाहते हैं, तो आपको कुछ 6-7 स्टेप से गुजरना होता है। उन 6-7 स्टेप्स के अंदर आप जो है वो उन तमाम चीज़ों के ऊपर, उन तमाम चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर आप उसके ऊपर जो है वो पर उसको परफॉर्म करके भी देखते हैं, उसके फैक्टर्स भी देखते हैं, उसका फार्मूला भी देते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट भी है क्योंकि इसमें मेथडोलॉजी भी है, और इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस भी है। साइंस क्यों है? क्योंकि ये फैक्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, इसके अंदर चीज़ों को जो है वो क्लासीफाई भी किया जाता है, इसके अंदर चीज़ों को जो है वो परफॉर्म भी किया जाता है, और जनरल प्रिंसिपल से गुजर कर ये जो है वो जाती है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स आर्ट भी है और इकोनॉमिक्स साइंस भी है। लेकिन एक चीज़ और कि इकोनॉमिक्स इज़ एन आर्ट बिकॉज इट कैन नॉट प्रिडिक्ट अ फ्यूचर इवेंट्स। इकोनॉमिक्स आर्ट्स है क्योंकि ये फ्यूचर इवेंट्स प्रिडिक्ट नहीं करती। लेकिन साइंस भी है, क्यों? क्योंकि इट्स एप्लीकेशन डिपेंड ऑन अ ह्यूमन बिहेवियर विच हैज़ फ्रीडम ऑफ विल।
तो ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर भी डिपेंड करती है, तो इसलिए ये हमारे पास साइंस भी है, आर्ट्स भी है। तो इतना लंबा आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जो है वो सिंपल जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि इकनॉमिक्स जो है वो हमारे पास आर्ट भी है और इकनॉमिक्स जो है वो हमारे पास साइंस भी है। तो ये हमारे पास यहाँ पर आर्ट का पैरा लिखा हुआ है और यहीं पर जो है वो कहीं पर इकनॉमिक्स की साइंस का पैरा भी जो है वो यहाँ पर मेंशन होगा। इकनॉमिक्स इज़ अ साइंस। अब इकनॉमिक्स इज़ अ साइंस एज वेल एज आर्ट। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज़ को अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इकनॉमिक्स आर्ट कैसे है, इकनॉमिक्स साइंस कैसे है। आर्ट इस तरह है कि ये चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं करती और साइंस इस तरह है कि इकनॉमिक्स जो है वो ह्यूमन एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करती है, उसके बिहेवियर को बताती है। तो इकनॉमिक्स आपके पास साइंस भी है, इकनॉमिक्स आपके पास आर्ट भी है। तो इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड पेपर आना है, तो इसलिए आप चीज़ों को जो है वो अपने लिए सिंपल रहने दें, मुश्किल ना बनाएं। अच्छा, इकनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव साइंस भी है, इकनॉमिक्स जो है वो नॉर्मेटिव साइंस भी है। पॉजिटिव साइंस कैसे है? पॉजिटिव साइंस इस तरह है कि आप जो है वो पॉजिटिव साइंस में डिस्क्राइब व्हाट इज़ इट, डिस्क्राइब कि ये क्या एक्सप्लेन करती है आपके लिए। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी से दैट एन एंटरप्रेन्योर मेक अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस। अगर मैं आपको पॉजिटिव साइंस में आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ कि एक बंदा अगर इस सेंस में सोच रहा है कि वो इस सेंस में एंटरप्रेन्योर है कि वो जो है वो फ़ायदा हासिल करे चीज़ों से, तो ये उसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव वे है। तो ये पॉजिटिव साइंस है। मतलब अगर एक एंटरप्रेन्योर, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो शख्स जिसका पैसा लगा होता है और वो पैसा लगा के उसके ऊपर प्रॉफिट हासिल करना चाहता है, वो क्या होता है, हमारे पास एंटरप्रेन्योर होता है। तो एंटरप्रेन्योर बेसिकली क्या चाह रहा होगा कि उसको पैसा मिले, तो ये डिसीजन उसके लिए क्या है, ये डिसीजन उसके लिए पॉजिटिव है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर वो ये सोचे, इफ़ वी कंसिडर वेदर एंटरप्रेन्योर शुड मेक अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, अगर वो प्रॉफिट की बेसिस पर डिसीजन ले, तो ये क्या है, हमारे पास नॉर्मेटिव साइंस है। ठीक है, व्हाट शुड बी नॉर्मेटिव साइंस, व्हाट इज़ क्या है, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव साइंस है। बस इतनी सी चीज़ है, इसके ऊपर इतनी डिटेल में जो है वो आपसे एमसीक्यूज नहीं पूछता, तो इतनी डेप्थ में आपको अगेन यहाँ पर जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। आर्ट साइंस को भी एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाती है। अब जब इकोनॉमिक्स के जो हैं वो दो पार्ट्स हैं, हम जो है वो माइक्रो को भी डिस्कस करेंगे, मैक्रो को भी डिस्कस करेंगे। माइक्रो में हम जो है वो बहुत ही स्मॉल चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे, बहुत ही छोटे पैमाने पर जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम मार्केट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को डिस्कस करेंगे, कंज्यूमर थ्योरी को डिस्कस करेंगे, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, इन तमाम चीज़ों को आगे जाते जाएंगे जैसे जैसे, तो ये चीज़ें जो है वो हमारे पास एक्सप्लेन होती जाएंगी। तो माइक्रो के अंदर हम क्या करते हैं, छोटी चीज़ों को, स्मॉल चीज़ों को जो है वो डिस्कस करते हैं, जबकि मैक्रो के अंदर हम क्या करते हैं, मैक्रो के अंदर जो है वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लार्ज चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, मतलब ओवरऑल उनका फैक्ट देखते हैं। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ कि अगर आप जो है वो डिमांड और सप्लाई को देखना चाह रहे हैं, ये भी चीज़ें आपको समझ आने की अभी क्या चल रहा है, डिमांड क्या चल रहा है, सप्लाई चल रहा है, इसलिए जो है मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा ओवरव्यू करके जा रहा हूँ। जब हम माइक्रो और मैक्रो को जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, फिर इनका कंपैरिजन करना आपके लिए आसान होगा इंशाल्लाह। जो है वो फिर हम इनके साथ डिस्कस करेंगे और फिर ये आपको चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड होंगी। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ रहा है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, इम्पोर्टेंट ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके बाद हमारे पास लास्ट में आ रहा है लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो है वो कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इन तमाम चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे और फिर जो है हम इन दोनों का जो है वो कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। तो इतनी डेप्थ में जाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको जो है वो मैं एक इसका टेबल दे दूंगा जहाँ पर आप जो है सिंपल इनका जो है वो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस जो है वो याद कर लेंगे। इंशाल्लाह हमारी बुक में जो है वो डिफरेंस आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इतनी डेप्थ में आपको बिल्कुल भी यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। स्कोप में क्या है,
स्कोप में आप जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कमोडिटी प्राइसिंग करते हैं, ये भी आपको समझ नहीं आनी, डिमांड और सप्लाई का रिलेशनशिप को देखते हुए जब हम इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस तरह हम डिमांड और सप्लाई का जो है वो आपस में कंपैरिजन देख के चीज़ों को देखते हैं, किस तरह जो हम फैक्टर प्राइसिंग देखते हैं, किस तरह हम रेंट, वेग, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को आपस में कंपेरिजन देखते हैं, किस तरह जो है वो हम वेलफेयर थ्योरीज को देखते हैं, और किस तरह जाकर जो हम की इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस को देखते हैं। की इकोनॉमिक क्वेश्चंस में हमारे पास व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना चाहते हैं, होम टू प्रोड्यूस, किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ये जो है वो की इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस हैं। अक्सर एमसीक्यूज में अंदर जो है वो ये पूछता है कि की इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास कौन कौन से हैं, तो इसलिए की इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस जो हैं वो आपको लाजमी जो है वो पता होने चाहिए कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या जो है वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और किन चीज़ों को यूज़ करते हुए जो हम वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो ये वो बेसिक इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस है। व्हाट टू प्रोड्यूस से मुराद कि हमारे पास जो है वो हम कौन सी गुड्स बनाना चाहते हैं, हम कैपिटल गुड बनाना चाहते हैं या कंज्यूमर गुड बनाना चाहते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, हम किस तरह प्रोड्यूस करना चाहते हैं, किन रिसोर्सेज और टेक्निक्स को यूज़ करके हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और होम टू प्रोड्यूस यानी कि किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं, किन लोगों को चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास की इकोनॉमिक क्वेश्चन है, जो कि बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस फॉर स्टडिंग अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों जो है वो स्टडी करते हैं, आखिर माइक्रो इकोनॉमिक्स हम स्टडी करने जा रहे हैं आगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस वजह से जो है वो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डिस्कस करते हैं। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट, उसके लिए जो है हम वो डिस्कस करते हैं। अब ये जी एजेंट क्या होता है, एजेंट होता है जो डिसीजन लेते हैं इकोनॉमिक मॉडल के अंदर, उनको हम एजेंट कहते हैं। इसमें एजेंट्स में आपके पास ये वो लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपका इकोनॉमिक मॉडल क्या आना चाहिए। मतलब अगर आपके जो है वो हाउस होल्डर है, जो कि आपका बायर या कंज्यूमर है, वो डिसाइड करेगा कि आपका प्लान क्या होना चाहिए। अगर कोई फर्म है वो डिसाइड करेगी कि आपने क्या चीज़ जो है वो सेल करनी है। इसी तरह अगर गवर्नमेंट या स्टेट है वो डिसाइड करेगी, फॉरेन ट्रेड वगैरह डिसाइड करेंगे कि इंपोर्ट होनी एक्सपोर्ट होनी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं एजेंट्स को। ये वो लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपका इकोनॉमिक प्लान क्या होगा, आप किन किन चीज़ों को जो है वो लेकर चलेंगे। लेट्स सपोज अगर आप कंज्यूमर हैं तो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी। कंज्यूमर डिसाइड पहले ये करता है कि उसको क्या चाहिए, फिर ऑर्गेनाइजेशन उसके मुताबिक वो चीज़ बनाती है। अगर आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए तो फिर ऑर्गेनाइजेशन मोबाइल फ़ोन बनाएगी, कंज्यूमर के माइंड को रीड करती है। तो ये बेसिकली आपके पास एजेंट होता है। उसके बाद एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज को जो है वो एलोकेट कैसे करना है। प्राइस डिटर्मिनिंग, वही अगेन चीज़ जिसमें हम लोग आगे जाके मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिमांड और सप्लाई का आपस में कंपेरिजन डिस्कस करेंगे। फिर वहाँ से हमारे पास प्राइसिंग फैक्टर आएंगे जो कि प्राइस डिटर्मिनेशन में हेल्पफुल रहती है। उसके बाद जो है फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर, और इसके अलावा जो है वो हमें असिस्ट करती है। इन तमाम चीज़ों को जो है वो हम डिटेल में जाके आके डिस्कस करेंगे। लिमिटेशंस में जो है वो हमारे पास लिमिटेशंस क्या आ सकती है। सबसे बड़ी चीज़ पहले लिमिटेशंस आ सकती है कि ये चीज़ों को जो है वो ऊपर से नहीं देखती। मतलब ये बहुत डेप्थ में जाके अंडरग्राउंड जाकर चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, क्योंकि ये स्मॉल चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करती है तो ये लार्ज चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन नहीं करती। ये इसके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करती है इंडिविजुअल के साथ। ये जो है वो ओवरऑल आपकी इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस नहीं करती, ये इंडिविजुअल चीज़ों को डिस्कस करती है। वही नैरो प्रोस्पेक्टिव जिसको मैंने अभी डिस्कस किया, ये स्मॉल चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, मेजर एरियाज़ को जो है वो स्किप कर जाती है। तो ये वो जो है इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, और कुछ जो है वो एजम्पशंस वगैरह हैं जिसकी बेसिस पर जो है वो इसके ड्रॉबैक्स आते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाता है। वही अगेन चीज़, माइक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज चीज़ों की डिस्कशन करती है, ब्रॉड एक्सपेक्ट को जो है वो आपके पास लेकर आती है। इसमें आपके पास इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन होता है, इसको भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉय को, बैलेंसिंग पेमेंट एंड ट्रेड्स को, ये पूरा एक चैप्टर है जिसको आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। माइक्रो पॉलिसीज़ को, इसको भी जाकर डिस्कस करेंगे। नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, इन तमाम चीज़ों को आगे जाकर आपके साथ डिस्कस करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो इसकी इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्राइस स्टेबिलिटी में हेल्प करती है, बैलेंसिंग ऑफ पेमेंट में हेल्प करती है। बैलेंसिंग ऑफ पेमेंट क्या है, अगेन वही चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आपको चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हुई, अभी आपने इकोनॉमिक्स के अंदर कदम रखा है तो इन फैक्टर्स का आपको कुछ नहीं पता है। इसलिए जो है इन फैक्टर्स को अभी जब आगे जाके आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगी, तो ये तमाम चीज़ें, ये जितना भी आपके पास पेज नंबर 5 से लेकर पेज नंबर 8 तक, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक पेज के ऊपर आपके पास आ जाएंगी।
ठीक है। इसका मैं आपको जो है वो एक टेबल सा बना दूंगा जिसके अंदर इसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी माइक्रो मैक्रो की, स्कोप, लिमिटेशन और इनकी इंपॉर्टेंस भी तमाम एक जगह पे आ जाएंगी जहाँ पे आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इतना आपको जो है वो ये 5 से 8 पेज बेशक अभी आप ना करें, जब हम आगे जाके माइक्रो और मैक्रो को पढ़ लेंगे फिर ये चीज़ें आपके लिए मज़ीद एक्सप्लेन हो जाएगी। तब तक हमारी बुक भी आ जाएगी, उसके अंदर भी जो है वो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जो है हम मज़ीद स्केर्सिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जब आप एक चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो दूसरी चीज़ आपको ऑटोमेटिकली खोना पड़ती है। उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ नीड और वांट्स क्या होती हैं इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे मूव करते जाएंगे। ये एजेंट भी जो है वो हमारे पास आ चुके हुए हैं, इनको भी जो है वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।